नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा रीडर्स में। मैं अभिषेक मिश्रा प्रस्तुत हूँ फिर से एक नए अध्याय के साथ में, जो कि है आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आर्टिकल 13 की बात की जाए तो आर्टिकल 13 केवल 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसपे पहला पार्ट जो है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में है, दूसरा पार्ट पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में, और तीसरा पार्ट लॉ की एक वाइडेन डेफिनेशन देता है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में ये प्रोविजन सेटअप किया गया है कि 26 जनवरी 1950 के पहले वो सारे लॉज जो पहले से चल रहे थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद इसके पार्ट थर्ड में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनको कहीं ना कहीं वायलेट करता है, हनन करता है। तो ये जिस सीमा तक उनको हनन करता है उस सीमा तक ये वॉइड घोषित हो जाएंगे। उसके बाद पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में ये कहा गया है कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो कि इसमें पार्ट थर्ड में दिए गए फंडामेंटल राइट्स का कहीं ना कहीं हनन करते हो या निष्प्रभावी करते हो। और इसमें तीसरे पार्ट में जो है खुद इन दो पार्ट्स में यूज होने वाले जो टर्म लॉ है उसकी एक वाइडेन डेफिनेशन दी हुई है। तो सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 13 जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें दो डॉक्ट्रिन्स मेनली देखने को मिल सकते हैं। जो पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की अगर बात की जाए तो इसमें जो सेवरेबिलिटी टर्म है ये लैटिन टर्म सेल्वेटोरियस से लिया गया है, जो कि उन टाइम के पहले के कॉन्ट्रैक्ट जो एक्ट होते थे, कॉन्ट्रैक्ट लॉ होते थे, उनमें यूज किया था। तो उनमें ऐसा होता था कि लेजिस्लेशन का कुछ पार्ट किसी वजह से इनवैलिड या इनफोर्सिएबल हो जाता था, और अगर दूसरा पार्ट ऐसा इंडिपेंडेंट है, एक इस तरीके से है कि उनको लागू किया जा सकता है, तो वो जो पार्ट इनवैलिड हुआ है वो इस पार्ट को कहीं ना कहीं अफेक्ट नहीं करेगा। इस डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को FN बलसारा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे केस में प्रोपाउंड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, और जिसमें ऐसा कहा गया था कि लॉ का अगर कोई भी पार्ट अगर फंडामेंटल राइट्स को हनन करता है तो ये जिस सीमा तक हनन करता है उस सीमा तक वॉइड हो जाएगा, इनवैलिड घोषित हो जाएगा। उसके बाद AK गोपालन के केस में उसका जो सेक्शन 14 था वो फंडामेंटल राइट्स मेनली जो है आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21-22 को कहीं ना कहीं वायलेट करता था। तो इसी की बेस पे, इसी डॉक्ट्रिन के बेस पे उस जो है उस सेक्शन को स्पेशली इनवैलिड करार देते हुए उसे हटा दिया गया था। उसके बाद RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इस डॉक्ट्रिन का विस्तृत विवेचन किया गया था और इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए थे। उनमें पहला पॉइंट ये था कि अगर किसी लॉ का कोई पार्ट ऐसा है जो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंस है तो केवल वो पार्ट ही इनवैलिड होगा, बाकी के पार्ट इनवैलिड नहीं होंगे, उनको वॉइड नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये था कि अगर ये दोनों पार्ट जो वैलिड और इनवैलिड पार्ट कुछ इस तरह से मिक्सअप है, इस तरह से ज्वाइंट्स हैं कि पहले पार्ट को इनवैलिड वॉइड करार देने के बाद कुछ भी महत्व का नहीं बचेगा, कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जिसको लागू किया जा सके, तो पूरा का पूरा पार्ट इनका इनवैलिड होगा। तीसरा पॉइंट इसमें यह बताया गया था कि अगर ये दोनों इस तरह से मिक्सअप हैं, इस तरह से ज्वाइंट्स हैं कि इनको अलग नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे पूरे के पूरे लॉ को ही इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। और चौथे पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो चौथे पॉइंट के बारे में कहा गया था कि इनवैलिड पार्ट को, जो इनकंसिस्टेंट पार्ट है, उसको प्रोविजन से अलग करने के बाद वैलिड पार्ट को, जो बचा हुआ पार्ट है, उसको लागू करना या ना करना ये लेजिस्लेशन के इंटेंशन पे निर्भर करता है। इसके बाद जो दूसरा डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, वो कहीं ना कहीं भूगोल से लिया गया है, क्योंकि इसको हिंदी में ग्रहण का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि एक वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु को ढक लिया जाता है, कुछ ऐसा ढक लिया जाता है कि नीचे वाला जो होता है, नीचे वाला वस्तु वो प्रभावहीन हो जाता है। इसी तरह से लॉ में भी अगर ऐसा होता है कि कोई लॉ पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं वायलेट करता है, तो वो पार्ट थर्ड जो है वो उसको इस तरह से ढक लेगा कि वो पहला वाला जो लॉ है वो निष्प्रभावी हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो लॉ वाइड हो जाएगा,
ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से, क्या दोबारा वो उभर कर सामने आएगा या नहीं, मतलब दोबारा उससे फिर से इन्फोर्सेबल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इसके बारे में भीखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में आया था, जिसमें बेरार मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू स्टेट को वो मोनोपोली दे दी गई थी जिससे वो प्राइवेट ऑपरेटर्स को एक्सक्लूड कर सकते थे। तो इसको अगर देखा गया तो ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19(1)(g) का हनन हो रहा था इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि ये लोगों के ऑक्यूपेशन, उनका ट्रेड कॉमर्स के फ्रीडम पे प्रतिबंध लगा रहा था। तो ऐसा करके उसे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के थ्रू उस अमेंडमेंट एक्ट को ढक दिया गया। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि उसमें चेंज लाया गया, आर्टिकल 19(6) को अमेंड किया गया और उसे फिर से पुनर्जीवित करके उसे फिर से प्रभावी कर दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह से वॉइड एब इनिशियो या नलिटी की फॉर्म में नहीं आता, एकदम से खत्म नहीं होता, वो निष्प्रभावी हो जाता है। लेकिन जब कोई अमेंडमेंट आता है, जब कोई दूसरा लॉ बनता है या कोई ऐसा प्रोविजन सेटअप किया जाता है जिससे वो सामने वाले लॉ को जिसने एक्लिप किया होता है उनको हटा दिया जाता है, तो नीचे वाला लॉ फिर से प्रभाव में आ जाता है। अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये डॉक्ट्रिन जो है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे भी लागू होते हैं। तो दीपचंद के केस में ऐसा कहा गया था कि चूंकि इसमें पहले ही प्रोविजन सेटअप कर दिया गया है कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो ये फंडामेंटल राइट्स का हनन करते हों, तो इस स्थिति में वो सारे लॉज वॉइड एब इनिशियो होंगे या स्टिल बॉन्ड लॉज की तरह डील किए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट